नमस्कार मित्रों। आज हिंदी की प्रमुख एवं अग्रणी साहित्यकार नासिरा शर्मा जी का जन्मदिन है। उन्हें मेरी और आपकी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। नासिरा शर्मा जी ने अपने अनेकों उपन्यास, कहानी संग्रह, लेख संकलन, अनुवाद, संपादन और रिपोर्टाज संग्रह के जरिए हिंदी के पाठकों को साहित्य की पूंजी से मालामाल कर दिया है। हम सबकी शुभकामनाएं और दुआ है कि उनकी कलम से आगे भी इसी तरह के और मोती झड़ते रहेंगे। सन 1948 में इलाहाबाद में जन्मी नासिरा जी को साहित्य रचना का हुनर विरासत में मिला। उनके पिता व बड़े भाई बहन भी कलम के धनी थे और सांस लेने के सिलसिले की तरह उनके परिवार में कलम चलाने की रवायत थी। नासिरा शर्मा जी ने फ़ारसी भाषा और साहित्य में एमए किया है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी एवं पश्तो भाषाओं पर उनकी पकड़ गहरी है। वो ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान के समाज और राजनीति के साथ साथ वहाँ के साहित्य, कला और संस्कृति पर लगातार नज़र रखती हैं और उन्होंने एशियाई महाद्वीप के देशों के साहित्य का अनुवाद हिंदी में करने की चुनौती को बखूबी निभाया। वर्ष 2016 में उन्हें उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। नासिरा शर्मा जी को उनकी सालगिरह पर दिल से मुबारकबाद देते हुए पेश हैं उनकी 7 मशहूर कहानियाँ, जिन्हें लगातार आप एक एक करके सुनेंगे। तो कहानियों का लुत्फ़ उठाएं और दुआ करें कि वे यूं ही खुश और सेहतमंद रहें। आमीन। पेश है नासिरा शर्मा जी की कहानी विरासत। शबरातन जब नन्हे की शिकायत लेकर पुल्ला मियाँ के दरवाजे पहुंची तो दिल में एकाएक खलबली मच गई। वही नीम के नीचे ठिठक कर सोचने लगी, यहाँ का हम फ़कत शिकायत करे आए हैं। कहो कैसे आना हुआ शबरातन? ड्योढ़ी पर खड़ी पुल्लाइन ने पूछ लिया। सलाम बीबी, ये जामुन पहुँचाए के बहाने हालचाल ले आए रहन। चौकती सी बुल्लन शाह की माँ बोली और पुल्लाइन के पीछे घर में दाखिल हो गई। सुना है कोठरिया तो खूब बढ़िया डलवा लिया हो, सब ठीक है ना? पुल्लाइन हल्के से मुस्कुराई। सब आप लोगन की मेहरबानी है। शबरातन पलंग के पायताने जामुन की पोटली रख पीढ़ा खींच कर बैठ गई। हमारी कौन सी मेहरबानी? जमीन बेकारे पड़ी रही, तोहरे कारण सुआरत हुई। बाग तो कबे का उजड़ गया रहा, केवल नाम के 2 चमनवा के पेड़ बचे रहे। कहाँ पता चलत रहा कि फल लगा या नहीं। तुम लोगन के चलते ई बार जामुन तो घर आई। हंसती हुई पुल्लाइन पान के सड़े हिस्से को छोटी कैंची से कुतरते हुए बोली, अरे बहुत सवाब का काम करे हो बीबी, ई का अजर तो का मिली है, वरना ई जमाना में सब अपनी देखत हैं, कौन पीर पराई के लिए कुछ करत है। मन का सुख भी तो कोई चीज़ है शबरातन, पुल्लाइन जैसे अपने आप से बोली। कल नन्हे मियाँ हमारी तरफ आए रहे, जामुन चुनकर ले गए, फिर रात का बुल्लन बताया रहा था कि दादी की कब्र माँ छेद कर जामुन ओमा डालत रहे। मना करे पर कहत रहे कि दादी का जामुन बहुत पसंद रही, सो हम उनका खिलाए रहे हैं। शबरातन ने आखिर नन्हे के बारे में बात उगल दी। बच्चन का यही काम है शबरातन, हम अपने जमाना माँ कुछ कम रहे का? पुल्लाइन मुंह खोलकर हंसी। टूटे दांत के साथ भी चेहरे पर एक बचपना कूद कर आ बैठा था। जानित नहीं है का बीवी, आखिर हम भी बचपन वाले हैं, मगर का कहें, बाद में बानर सेना जामुन ढूंढने के खातिर जो कब्र की गत लगाइन है कि पूछो ना। 5-6 कब्र तहस नहस कर डालें। शबरातन सर पर हाथ रखकर बोली, ये तो खराब बात है, रजी भैया के घर कहलाए का पड़ी कि नन्हे पर रोक लगाएं। पुल्लाइन के चेहरे पर संजीदगी सी छा गई। उन्होंने शबरातन की तरफ पान बढ़ाया। बीवी, शबरातन पल भर ठहर कर असली बात पर आई। तुम परेशान ना हो बुल्लन की अम्मा, इनके समझाए का बच्चे पर असर पड़ी है, तुम चलो, कह पुल्लाइन पानदान बंद करके उठी। अच्छा बीवी, चलत हैं। मुरझाए स्वर में सलाम करती शबरातन उठी और मुंह में पान का बीड़ा दबाया। मन की बात मन में ही रह गई। झुंझलाई खिसियाई सी वो थके कदमों से आगे बढ़ने लगी। एक दिल करता कि लौट कर सब कुछ कह दे, फिर सोचती अब लौट कर क्या जाना,
इसी दो चित्ते में गली पार करने लगी। इस गांव में जब से अस्पताल खुला था, आसपास की बस्तियों के मरीज भी आने लगे थे। छोटा सा अस्पताल, दवा दारू की कोई खास सहूलियतें नहीं, तो भी डॉक्टर जितना कर सकते थे करते थे। कभी कभी मर्ज बेकाबू होने पर उचित उपचार की सुविधा न मिलने के कारण रोगी मर जाते थे। कभी उनका शव सगे संबंधी ले जाते थे, कभी कभी लावारिस मुर्दों की जिम्मेदारी समस्या बन जाती थी। गैर को अपने कब्रिस्तान में गाड़ने को कोई राजी ना होता और इधर उधर दबाना मुश्किल था। इस परेशानी को देखकर पुल्ला मियाँ ने अपनी 4 बीघा जमीन लावारिसों के कब्रिस्तान के लिए पिछले साल वक्फ कर दी थी। अभी तक वहाँ 4-5 ही कब्रें बन पाई थीं, जिन पर चिराग जलाने, मिट्टी चढ़ाने कोई नाते रिश्तेदार नहीं आता था। शबरात में वो बुल्लन शाह से कहकर कब्रों पर मिट्टी नई चढ़वाकर रोटी हलवे पर नज़र नयाज करवा फ़कीरों में पटवा देते थे। उनका पुश्तैनी कब्रिस्तान ठीक बाजार के पिछाड़े है, चलती सड़क और रंग बिरंगी चीज़ों से भरी दुकानों के पास। अगर कभी मुर्दे घूमने निकलें तो उनका दिल न घबराए। आज इधर कहाँ काकी? ननकू काना बताशे पर से मक्खी हटाते हटाते एकाएक चहका। आए रहे बीवी के पास। अब कौन से नज़दीक हैं जो इधर से रोज़ गुजरना होए बबुआ? शबरातन ने चेहरे पर छलक आए पसीने को दुपट्टे से पोंछते हुए कहा। मुर्दे जलाए लगो तो जगह ही जगह। कैसा मजा में रहत रही यहाँ काकी? आखिर त्योहार घर भी कब्रन की नज़र होए गवाना? ननकू बोला। हमारा घर गिर गवा रहा, जमीनवा धसक गई रही, सब कुछ जानत तो हो, फिर भी औल उफौल बके की आदत छूटी नहीं तो हा ननकू? झुंझला पड़ी शबरातन। हमका का पागल कुकुर काटे से जो औल फौल बकेंगे? मुर्दे के जलाए के नाम पर अपना पराया समझकर काहे सुलग उठती हो तुम काकी? ननकू चिढ़कर बोला। बस रहे दो तुम, बात का बतंगड़ न बनाओ। अपना पराया की खूब कही। एक ठिकनवा जो रोटी खाए का है उस ठौर को भी हमसे छिनवाए लो। कल जो मुर्दे जलने लगे तो हमार पुश्तैनी धंधा का हुई है? ये उम्र माँ तुम्हारे तरह दुकनवा खोल सामान तौलत अच्छा लगी है? खींच कहीं की कहीं निकाल बैठी शबरातन। जाए देव बहनी, ननकू के मुंह लगे क्या काम? ये तो हमारा धंधा रोज कोटा करत है। इधर 4 सुहागने चूड़ी पहने बैठी नहीं कि इसने आलाप लगाई। दुई हंसन का जोड़ा बिछड़ गवा राम, एक लच्छन सदा से ऐसे रहे। चूड़ी हारिन ने चूड़ियों के लच्छों पर से धूल झाड़नी शुरू की, जो पास पड़ी मिट्टी के ढेर से हवा उड़ा लाई थी। ठीक है रत्ना मौसी, जो तुम कहो वही भला। हाँ काकी, मुहर्रम कब है? ननकू एकाएक गंभीर हो उठा। काहे, कोई मन्नत माने का है का? शबरातन ने कांटेदार स्वर में पूछा। पार साल हमरे लिए मनौती माने रही नाम माँ, वही पूरे करे का है। पीर बार को हमार आंख लगन वाली है काकी, कुछ मंगाए का हो तो बोलो, शहर जाए रहे हैं। काना ननकू उत्साह से भरकर बोला। अगला चांद वही का है बेटवा, आंख लगवाए के खैरियत से लौटो, अब चलत हैं। शबरातन का स्वर एकाएक तरज हो उठा और उसके चेहरे से गुस्सा काफूर बनकर उड़ गया। शाम घिर आई थी, वो थके कदमों से आगे बढ़ गई। पुल्लन मियाँ इस गांव के पुराने बाशिंदे हैं। बेटे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में बस गए हैं, लड़कियां भी ब्याह दी हैं। कभी कभार सैर सपाटे के लिए दिल्ली, बम्बई, जयपुर, अहमदाबाद लड़के लड़कियों से मिलने चले जाते हैं, मगर उनका दिल लगता अपने गांव में ही है। तहसीलदारी करते करते जब रिटायर हुए तो दिल में इच्छा थी कि एक छोटा स्कूल खोलें और गांव के नंग धड़ंग शरीर बच्चों को जमा कर कुछ सिखाएं पढ़ाएं, मगर उनकी ये इच्छा मन ही मन में रह गई, क्योंकि दमा की बीमारी ने उन्हें ज़्यादातर कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। अब वो चाहते हैं जो बाकी बचा है उसे सलीके से इस तरह किनारे लगाएं कि कुछ नेक काम चलता रहे और बच्चों को भी गांव के घर, खेत और मकान के लिए परेशान न होना पड़े। इसलिए अपने दादा के ज़माने के बसाए फ़कीर परिवार मल्लन शाह तकियादार को कब्रिस्तान की ज़मीन धंसने और जगह तंग होने के कारण बेदखल न कर सके, बल्कि उसको लावारिसों के कब्रिस्तान वाली ज़मीन पर बसा दिया। उसकी ज़रूरत सदा बनी रहेगी। जैसे इंसान की पैदाइश बंद नहीं की जा सकती, वैसे मौत पर कैसे पहरा बिठा दिया जाए? तुमने घर के बारे में अमजद को लिखा था? पुल्लाइन छालियाँ काटती हुई बोली। लिखा था। उसका कहना है कि दिसंबर माह में वो हर साल छुट्टी मनाने 1 हफ्ता के लिए आया करेगा।
तभी घर की ज़रूरी मरम्मत भी करवा देगा, मगर खेत बाग की देखभाल उससे ना होगी। उसे बेचने का मशवरा दिया है। हुई, ये कौन सी बात हुई बेतुकी? अपने घर आने में कौन सा एहसान? और ये निगोड़ी शर्त? हमने भी तो 100 काम छोड़कर घर बार की देखभाल आखिर की थी कि नहीं? बस ऐसे ही। अब उनकी दुनिया ये गांव नहीं, बम्बई शहर है। फारूक क्या कहता है? वो जयपुर में घर बनवा रहा है, अपनी कमाई से खुश है। बाप दादा के बोसीदा मकान में उसका क्या सरोकार है? बरसों पहले कहा था कि एक पक्का कमरा और दालान सामने बनवा दो, मुहर्रम में काम आएगा। मगर सब तुम्हारी छूट से हुआ है, कभी लड़कों पर नकेल डाली ही नहीं। तुम माँ थी, तुम्हें नकेल डालने से किसने रोका था? मेरा बस चले तो दामाद को जिम्मेदारी दे दूं। कैसी मोहब्बत से पूछता है बेचारा। बाप दादा की जायदाद दामाद कब संभालते हैं? 4 दिन का शौक होगा, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो फिर अच्छू भाई की सलाह ही बेहतर है, वही मानो तुम। पुल्लाइन झल्ला पड़ी। मानना पड़ेगा जब कोई चारा नहीं रहेगा। कल शाम गया था उधर। वो क्या कहते हैं? कह रहे थे कि बाग खेत की आधी आमदनी को मुहर्रम के लिए और बाकी आधी हिम्मत शाह और बुल्लन शाह के मेहनताना के नाम पर जाने दो। वाह, गैर देखेंगे हमारी जायदाद? गैर? मल्लन शाह ने हमारे दादे का बिछौना जमीन पर लगाया था। जब तक जिया कब्र पर मिट्टी चढ़ाता, कब्रिस्तान की रखवाली करता था। फिर उसके लड़के ने अब्बा, चचा, फूफी सभी के आखिरी आराम की जगह बनाई। और अब बुल्लन शाह और हिम्मत शाह की बारी है हमारे लिए कब्र बनाने की, और तुम्हारी भी। धीरे से होंठ दाब कर पुल्ला बोले, ए नौज, मरे तुम्हारे दुश्मन, कैसी मनहूस बातें कर रहे हो? मेरे मरने की बात तो तुम किया ना करो। मुझे बड़ी दहशत होती है, रातों की नींद उड़ जाती है। तौबा तौबा, कैसी घुटन होगी कब्र में, दम घुट जाएगा। कहती हुई पुल्लाइन भयभीत सी उठकर चूल्हे के पास जा बैठी। कभी तालाब तक एक कतार में फूलने वाले नीम के 11 पेड़ लगे थे। कुछ कट गए, कुछ आंधी में गिर गए। अब जो दरवाजे पर इकलौता खोखल खड़ा है, उसे दीमक चाट गई है। ठीक तो है, जो फलता है वही मरता है। मौत हकीकत भी है और खौफ भी। तुम्हारी कौन सुने? पुल्लाइन पीछ पसाते हुए ऊबे स्वर में बोली। जाने वाले मुसाफिर से इस दुनिया की हर चीज़ मुंह फेरने लगती है, मगर मुझे जाने से पहले असबाब समेट देना है। चचा का सारा खानदान पहले ही अमेरिका जा बसा है, अब यहाँ कौन अपना बैठा है? कहते हुए पुल्ला मियाँ आंगन पार कर घर से बाहर निकल गए। जाड़े की शुरुआत थी। धूप कब्रों पर छिटकी थी। चंचल बकरियों के बच्चे कब्रों पर कुलाचे भरते इधर उधर भाग रहे थे। दूर पर खड़ी बकरी तेजी से घास चर रही थी। उन्हें आता देखकर एकाएक सारी बकरियां टूटी दीवार के रास्ते भाग लीं। बुल्ला शाह की लाठी की याद उनकी छड़ी देखकर आ गई होगी। पुल्ला मियाँ के बूढ़े मुंह पर ताज़ा मुस्कान फैली। इस बरसात में पूरी दीवार पूरब वाली ढह गई। शबरातन का घर साथ ले गई। पहले कोई पटा कुआं था, वहां तो जमीन ही बैठ गई। इसी तरह एक दिन मैं भी सोचते हुए दादा की कब्र के पास कच्चे चबूतरे पर जा बैठे। चारों तरफ कब्र ही कब्र थीं, छोटी बड़ी चौड़ी धंसी उठी। दूर पर एक बूढ़ा गुंबद किसी तारीख के बोसीदा अध्याय की तरह ताज़ा पत्तियों से लदी टहनियों के बीच से झांक रहा था। उन्हें भी जो दूर चले जाते हैं, एक दिन यहाँ आना पड़ता है। बड़े शहरों में अब ज़मीनें मिलती कहाँ हैं? मिलती भी हैं तो बड़ी दौड़ धूप के बाद, मुश्किलों से, वो भी महंगी। ठीक है, इस कब्रिस्तान के बहाने सारा खानदान एक जगह सोएगा। सलाम दादा मियाँ। बुल्लन शाह सामने खड़ा था। जीते रहो, कहकर पुल्ला मियाँ ने उसे गौर से देखा। चौड़ा सीना, निकलते हाथ पैर। दीवार बने का चाहिए। ये बकरियन बड़ी बेहुरमती करत हैं कब्रन की। खुर से खोद डालत हैं, ऊपर से पेशाब मंगनी अलग। दरवाज़ा भी लटक गया है। कमीज़ की आस्तीन मोड़ते हुए बुल्लन बोला, हिम्मत शाह कहाँ है? कई दिनों से नज़र नहीं आ रहा है। पुल्ला मियाँ उसके चेहरे पर उगती मूछों को ताकते हुए बोले, इलाहाबाद गवा है। खुरपी से कब्रों पर उगाई जंगली घास छीलते हुए बुल्लन बोला, इलाहाबाद? भला क्यों? पुल्ला मियाँ चौंक पड़े। काम ढूंढत है, कहा था सरकारी नौकरी करबे, कब्र खोदे में डर लगत है। बुल्लन धीमे से हंसा और दोनों हाथों से भुरभुरी मिट्टी कब्र पर समेट उसे गोलाई देने लगा। अच्छा। पुल्ला एकाएक उदास हो गए।
फूफी अम्मा की कब्र वही खोदे रहा ना। उस रात ओका तेज बुखार चढ़ गवा और सारी रात डर से कांपत रहा। अम्मा भी मजबूर हो गई इलाहाबाद भेजे के वास्ते। बुल्लन शाह दूसरी कब्र की तरफ बढ़ते हुए बोला, मजदूर बुलाकर दीवार उठाने की बात करो। कहते हुए पुल्ला उसी टूटी दीवार से डगमगाते कदमों से खेतों की तरफ चल पड़े। क्या फ़र्क है हम में और उनमें? हिम्मत शाह पेशे से भाग रहा है, बेटा गांव से। उसे तो अपनी प्रजा से अपनी ज़बान बोलना पसंद नहीं था। देहाती के साथ देहाती बोलने का क्या तुक है? आप तो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी ना सही ये लोग हिंदुस्तानी तो समझ लेते हैं। उस दिन से ज़बान की दीवार मालिक नौकर के बीच वर्ग का भेद बताती खड़ी हो गई। हिम्मत शाह भी भूल जाएगा गांव की बोली कुछ वर्षों बाद। फिर एक था राजा जैसी कोई कहानी सुनाएगा भी या नहीं, कि एक था गांव जहां मैं पैदा हुआ था और वहां मैं क्या ऊट पटांग दूसरों को लेकर सोचता रहता हूँ। सुबह सुबह गांव के अस्पताल में कोई बुढ़िया मर गई थी, पास के गांव की ही थी। अस्पताल में भी कब तक कोई लाश रखता। नाम था जुलेखा बीबी। डॉक्टर त्रिपाठी ने पुल्ला मियाँ के घर आदमी दौड़ाया। कफन दफन के लिए कुछ चंदा जमा हो गया। लाश सुआरत हो गई। काम से निपट गए हो तो नहा धो लो, बुल्लन की बीवी ने कहा। यहाँ पर लावारिस का कब्रिस्तान बनाए का मालिक ने हमने खर्चे पानी का न सोचा। अब न कब्र की खुदाई मिलती है, न मुर्दे के घर से खाना आता है। वही बस मुहर्रम या ताजिया सजाए उठाए दफनाए में जो चढ़ावा हिस्सा मिल जाए। ईद में एक जोड़ी नया कपड़ा, उससे रोज़ का भूखा पेट कहाँ भरत है। किस मुंह से बताएं सब मालिक को कि खर्चे में बहुत तंगी है। जो खेत क्यारी कभी मिला रहा वही से उपजे अनाज से एक समय पेट भर जाता है। बैठी बैठी शबरातन सोच रही थी और जुदरी की रोटी बहू को सेकता देख रही थी। मुहर्रम का चांद हो गया था, नगाड़ा बज उठा था। बुल्लन और हिम्मत को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। छोटे बड़े ताजिया, चादर, दुपट्टा, चांदी के पंजे, हसली, बेड़ी और चढ़ावा संभालते हुए जुलजना के पीछे पीछे चल रहे थे। हिंदू औरतें सज धज कर चढ़ावे के लिए खड़ी थीं, कुछ मनौती मनाने आई थीं। सेंदूर, आलते, बिंदी के ऊपर से नीचे तक जगमग करती मौला से दिल की मुराद मांग रही थीं। कुछ चादरें लिए बुल्लन और हिम्मत को पुकार रही थीं। बुल्लन बेटे, हुसैन के घोड़े पर ये मन्नत बांध दे, बहू की गोद हरी हो। किशोरी लाला की बुढ़िया विधवा बड़ी देर से हाथ में रेजगारी लिए खड़ी थी। जुलजना के नीचे बंधे कपड़े में बुल्लन प्रसाद चढ़ावा तेजी से डाल रहा था। हिम्मत भाई, मेरी दूध जलेबी को झुटलाए दो ना। पीहर आई नई दुल्हन शर्माई लजाई सी थाल आगे बढ़ाए घोड़े से डरी खड़ी थी। रंग, खुशबू और आस्था का तूफान तंग गलियों में उमड़ आया था। मातम करते दस्ते अलम पकड़े नौहा पढ़ते गुजर रहे थे। बड़े इमाम बाड़े के दीवान खाने के सामने अंगारे दहक उठे थे। अब जंजीर के मातम के बाद अंगारों पर मातम शुरू होने वाला था। जवान अपनी खून में डूबी पीठ पर गुलाब जल छिड़कवा रहे थे और बड़े पैंचे के पायजामे पहने मर्द नंगे पैर दहकते अंगारों की तरफ मातम करने बढ़ रहे थे। बुल्लन की माँ चढ़ावे की गठरी उठाए मुँह मुँह बुदबुदाती मनौती मांग रही थी। उन औरतों के चिल्ले अलम के छड़ पर बांध रही थी जो इस भीड़ में दाखिल नहीं हो सकती थी। मांगत हम हैं, दे तिनका है। एक सादा कपड़े में मातम करती सजी धजी जेवर से लदी औरत को देखकर बोली, जो हाथ जोड़कर जाने कौन सा मंत्र बुदबुदा रही थी। ये गहमा गहमी और रतजगा 10वीं को ताजिया के दफनाने और इमाम बाड़ों के बढ़ाने के बाद खत्म नहीं हुए थे। पूरे 2 माह तक मजलिसों का सिलसिला चलकर जब खत्म हुआ तो बेचैन नींद और थकन के बदहवास शबरातन के कान बजते, जैसे कोई ना कोई बीवी या किसी लाला की पतोहू उसे पुकार रही है। वो चौक चौक उठती थी, हिम्मत और बुल्लन को झिंझोड़ कर उठाती, जो हाथ पैर डालकर इस तरह पड़े होते जैसे बेहोश पहलवान। फिर खुद ही ढिबरी की लौ बढ़ा, चिराग ले दरवाज़ा खोल बाहर अंधेरे में ताकती, जहाँ पर दूर दूर तक कोई ना होता, केवल कब्रों पर गिरती पत्तियों के। वो निराश लौटकर अपने घुटनों को दोनों हाथों से दबाती हुई सोचती कि कुल्लन मियाँ के घर परसों शाम मौत हुई है। उनके घर से मुर्दे के नाम से हर जुमा एक आदमी का खाना निकाला जाता होगा। अब इस वीराने में कौन साल भर तक लेकर आएगा खाना? और हिम्मत तो वहाँ जाने से रहा। बुल्लन को वैसे ही दम मारने की फुर्सत नहीं है। अपना खेत क्यारी देखें, फिर 2 कब्रिस्तान। जाड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा था।
बारिश होने से 7 बजे शाम से ही रात अंधेरी और बर्फीली हो उठती थी। ठंडे पानी से वज़ू करने से पुल्ला मियाँ के चचा को निमोनिया हो गया और चटपट मौत ने बिस्तर बांध दिया। बेटों के इंतज़ार में सारे दिन मैयत रखी रही, मगर जब एकाएक लाश खराब होने लगी तो बुल्लन को कब्र तैयार करने की खबर भेजी गई। बुल्लन शाह फावड़ा लेकर अभी कब्रिस्तान में घुसा ही था कि पीछे से शन्नों की पुकार से ठहर गया। पलट कर देखा तो वो तेज़ कदमों से उसी तरफ आ रही थी। लकड़ पक्का दौड़ा रहा है का जो चीख रही है? पहले हमका पुरानी कब्र की मिट्टी दो फिर काम करना। का जरूरत पड़ गई लोहारिन तो का कब्र की मिट्टी की? अम्मा कहलाइन है कि कल बड़े मौलवी आए रहे सो मिट्टी फूंक देंगे। शन्नो एक से दूसरी कब्र पर पैर रखती उछलती कूदती आगे बढ़ी। देख शन्नो, कब्र पर पैर न रखा कर, कई बार समझा चुका हूँ कि पाप लगी है। तू सुनती काहे को नहीं है? महतारी काली माई दिया सलाई। चाची तो का जुम्मा के रोज बुलाइन है, सब चलेंगे जलेबी शाह के मजार पर, टाइम से आए जाना। शन्नो कपड़ों पर पैर रखती उसी तरह गोल गोल घूमती रही। ले पकड़ मिट्टी और सुन, आज तो का गाड़ देवे ताकि रोज रोज की फरमाइश से जान छूटे। अरे कब्र से तो का डर नहीं लागत है करमजली, 1000 बार मना किया है। डरे की क्या बात है, सब अपने ही तो अंदर लेटे हैं, अपनों के सर चढ़ेगी। पीछे मुड़कर देख, मुर्दन आए रहे हैं तोखा पकड़े वास्ते। मुंह जले तकियादार, कब्र खोदू बुल्लन साहब। हमका सब मुर्दा जानत हैं कि तोहरी बहनी है, तुम अलबत्ता देखो पीछे मुड़कर तोका लेने कौन आए रहे हैं। शन्नो ने इस तरह कहा कि बुल्लन को मुड़कर पीछे देखना पड़ा। चुटपुटे के मलगीजे अंधेरे में कई साए बढ़ते दिखे। संभालो इनका, हम चले, और जो डर लगे तो गुहार लेना हमका, कहती शन्नो टूटी दीवार से दूसरी ओर उतर गई। अंधेरे में कब्र खोदे चले हो, ले संभालो, पेट्रोमैक्स भेजे ने तुम्हारे वास्ते, कहते हुए 2-3 लड़के वहीं कच्चे चबूतरे पर बैठकर बीड़ी सुलगाने लगे। पेट्रोमैक्स वाला लड़का जरा पीछे था। धीरे धीरे चलता हुआ कब्र की जगह आकर खड़ा हो गया। जाड़ा बढ़ गया था, हवा में कांटे थे। लड़के इधर उधर से लकड़ी बटोर लाए और आग तापने लगे। सियारों की हियाऊ के बीच बुल्लन का फावड़ा अंधेरे आसमान की तरफ उठता और फिर स्याह जमीन के सीधे में धंस जाता। इतनी सर्दी में भी उसके माथे पर पसीना छलक आया था। बुल्लन शाह का हौसला बढ़ाने के लिए लड़के आपस में बात करने लगे। पहले कब्र सीधी खोदी जाती थी, तब कफन घसीट और कब्र बिज्जू का डर बना रहता था। लाख तकियादार नई कब्र की हिफाजत करे, मगर कफन की चादर तरकीबों से कब्र से जाने कैसे छड़ डालकर घसीट लेते थे। मगर अब कब्र तहखाने वाली बनती है। सीधे खोदकर फिर दीवार में सेंध कर चोरखाना बनाते हैं, उसी में लाश रख लकड़ी के पटरा लगा देते हैं, गड्ढे को फिर मिट्टी से बंद कर देते हैं। ये तो तकियादारों की हिम्मत है जो आखिरी आराम का इंतज़ाम बढ़िया तरीके से अंजाम पा जाता है। बहू पूरे दिन से है, इसलिए शबरातन अपने झोपड़े में है। 2 रोज से दाई उन्हीं के घर टिकी है। बहू को तकलीफ बहुत है। पास के कस्बे में बड़ा अस्पताल है, मगर वहाँ जाना भी कौन सा सस्ता है। पौ फटने के साथ ही बहू ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। शबरातन ये देखकर दंग रह गई कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बहू और बच्चे की हालत जब संभली तो उसके जान में जान आई। इस बीच बुल्लन की बुआ के आ जाने से थाली पर चमचे की थाप के साथ सोहर कब्रिस्तान में गूंज उठा। शबरातन 1-2 घर से पोते के जन्म की खुशखबरी दे जब पुल्ला मियाँ के घर पुरसे के लिए गई तो उसके दिल में था कि गमी के बावजूद बीवी पोते के जन्म पर कपड़ा पैसा कुछ ना कुछ शगुन के नाम पर देंगी। अंदर पहुंची तो देखा एक बुढ़िया पहले से पुल्लाइन के पास बैठी है। वो भी सलाम कर बैठ गई। सच जानो बीवी, आपके सारे मुर्दन रात भर हमारी पोते से पैर दबावत हैं। पैर दबावत हैं? हमरे मुर्दे? जान रही हो कि का कहत हो तुम? नाक पर उंगली रख पुल्लाइन हैरत की तस्वीर बन गई। हाँ सच कहत है, तोहार नाते रिश्तेदार। तुमका कैसे पता चला? अचकचा गई पुल्लाइन। कहा तो रोज सपना आवत है, कसम ले लो बीवी जो हम तनिक झूठ बोलें। बुढ़िया हाथ जोड़कर माथा पलंग की पट्टी पर रखते हुए बोली। कहना क्या चाहती हो, सीधे कहो, बहाने मत बनाओ। पुल्लाइन की तेवरी पर बल पड़ गए थे। गुस्सा ना हो बीवी, गरीब का आप जगह दीन है, मगर जो आप ओका दाम ले लेती तो हमरा सबर आए जात। इकलौती रही, हम ठहरे ओकी दादी,
देर में खबर मिली वरना। कमर से बटुआ निकालते हुए बूढ़ी बोली। हम समझ गए हैं तुम्हारी तकलीफ, मगर हमारी मजबूरी है, कैसे रकम ले लें? तिजारत के मारे हमने जमीनवा थोड़ी दी थी, तुम अच्छा गुनाह का सबक दे दूसरे गांव से आई हो। पुल्लाइन ने माथा ठोक लिया। सर भिन्नाया रहत है हर समय, 4-5 कोस चलकर यही मारे तोहरे पास हम आए रहे, कुछ गुंजाइश कर दो बीबी। बुढ़िया बटुआ में से फटे गंदे नोट निकालने लगी। नज़र नयाज करा दो वरना अपना मुर्दा निकाल कर ले जाओ, कहती हुई पुल्लाइन अंदर कोठरी में चली गई। वो बुढ़िया हक्का बक्का रह गई। शबरातन को काटो तो खून नहीं। अच्छा चलत है, जैसी तोहार मर्जी। वो बुढ़िया डबराई आंखों से उठी और उसी के पीछे शबरातन भी खड़ी हुई। अब कुछ कहना सुनना बेकार था, उसे खरीदारी करके घर लौटना था। बुल्लन भी कब्रिस्तान से लौटता होगा। क्या बताएं, हम अकेली जान ठहरे, आए माँ देरी हो गई, लावारिस समझ कर गाड़ दीन। हम ठहरे ओकी दादी, समझो हमारे ऊपर फर्ज रहा ओके कफन दफन करेगा। अब सारी जिंदगानी दुख में कटी है कि अब जो हो गवा ऊपर खाक डालो। खाला, अल्लाह की मर्जी के आगे हम बंधन का बस। चलो कब्रिस्तान चलत हैं, हमरे घर 2-2 बच्चन एक साथ जन्मे हैं, शायद एक तुम्हारे भाग से आया हो। दिलासा देती शबरातन उस बुढ़िया को अपने साथ घर ले आई। कब्रिस्तान से लौटकर नहा धोकर पुल्ला मियाँ आराम कर रहे थे। पुल्लाइन उनके बिस्तर पर जाकर बैठी और धीरे धीरे तलवा सहलाने लगी। फिर धीरे से बोली, लावारिसों का कब्रिस्तान बनाए कि आप झंझट में डाल दहीन हैं। सारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर पुल्ला मियाँ चुपचाप आंख बंद किए लेटे रहे। आज सुबह की डाक से उन्हें अमजद का खत मिला है। उसमें लिखा है कि वो 2 वर्ष के लिए स्टेट जा रहा है। जगह पसंद आई तो वहीं बसने का इरादा है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बेहतर संभावनाएं हैं। उसे गांव के मकान, बाग, खेत से लगाव नहीं है। उसे तो परदादा का नाम भी याद नहीं जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी। बच्चे तो गांव में जाकर बसने वाले नहीं हैं। अपनी तो गुजर हो गई अच्छी भली, माँ बाप बाल बच्चों के लिए ही थोड़ा बहुत बचा कर रखते हैं। जब उन्हें ही कोई लगाव नहीं है तो फिर मैं काहे को तड़प रहा हूँ। सोचते सोचते उत्तेजित हो पुल्ला मियाँ ने झटके से पैर समेटा। पुल्लाइन ने हाथ हटा लिया। चुपचाप बिस्तर से ये सोचकर उठ गई कि चचा के मरे का गम ताज़ा है। पुल्ला मियाँ की बेचैनी जब कुछ कम हुई तो ठंडे दिल व दिमाग के साथ उन्होंने महसूस किया, ठीक ही तो कहता है, उन्हें ही अपने परदादा का नाम कहाँ याद है। पलंग पर उठकर बैठ गए और पुल्लाइन को मुर्गियों का दाना देते हुए देखने लगे। जाने क्यों उन्हें इस दृश्य से बड़ी तस्कीन मिल रही थी। शायद उन्हें नन्हे बच्चों से घिरा अपना घर याद आ रहा था, जब सब उनकी तरफ देखते थे, फरमाइशें करते थे, छोटे छोटे तोहफों से खुश हो जाते थे। ये खत कब आया? सिरहाने से तस्वीर उठाते हुए तोशक के नीचे अंतर्देशीय देखकर बोले, परसों आया था, बताना भूल गई। देखो किसका है, शायद छोटे का हो। पुल्लाई इतना कहकर तोते के पिंजरे में कटा अमरूद डालने लगी। उसी का है, कहते हुए पुल्ला मियाँ खत पढ़ने लगे। उसने अमजद से भी ज़्यादा बेबाक होकर लिखा था कि अब्बा, आप लोग जज्बाती तौर से ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने साथ हम लोगों को भी खामख्वाह तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। क्या लिखा है? कब आ रहा है? मकान बन गया ना? पुल्लाइन एक सांस में कई प्रश्न करती हुई नीम के सूखे तिनकों को छांटने लगी। सब ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है, कहते हुए पुल्लन मियाँ खड़े हुए। ये खैरियत बताने का नया ढंग निकला है, चिढ़कर बोली और तिनकों की नन्ही झाड़ू डोरी से बांधकर पलंग के सिरहाने खूंटी पर टांग दी। दांत जगह से खिसक रहे हैं, रिश्तों की तरह उनको खिलाल की ज़रूरत पड़ने लगी है। पुल्ला मियाँ घर से निकले ताकि बाजार तक एक चक्कर लगा आए, शायद तबीयत संभल जाए। सलाम पुल्ला मियाँ, बताए आवत रहे कि घर में टेलीफोन लग गया है, जब दिल चाहे बम्बई जयपुर बतियाए लेना। मोहल्ले का कस्साब गली के मोड़ पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके बेटे ने पढ़ लिख कर कानपुर की किसी फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। अब उसका सारा ध्यान घर को शरीफ पढ़े लिखे कहे जाने वाले की पंक्ति में लाने का है। सो टेलीविज़न, कूलर, पंखा, फ़ोन क्या नहीं जमा कर रहा है। शायद कल अपने को गांव का रईस कहलवाने लगे। ऊपर से हंसकर बोले, मुबारक हो मियाँ, अब हम भी दुकान बंद करे का सोचते हैं, कौन मारा मारी करे अब, चंद दिन आराम से। कस्साब बड़े अंदाज से मुस्कुराया। ठीक कहते हो, हंस पड़े पुल्ला मियाँ
और छड़ी टेकते हुए चल पड़े मुच्छू मियाँ के अहाते की ओर, ताकि घर खेत का हला भला कर दें। पुरानी पीढ़ी एक एक करके चली गई। इनकी पीढ़ी की भी कई ईंटें सरक गई हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, फिर जो है उसे फेंकने से बेहतर है किसी को दे देना, उसे सुआरत कर देना। जमीन खुदा की है, उस पर बंदा कब तक काबिज रहेगा। सुना था कि ये बाग भी किसी नत्थु सुनार का था जिसके परदादा ने खरीदा था। खेत भी किसी जुलाहे का था, बड़ा भला सा नाम था। अक्सर ईद बकरीद पर अंगोछा लेकर मिलने आता था। आरिफ, हाँ आरिफ चाचा, याद आया। हमारे बाद ये बुलंदशाह तकियादार का होगा। मुझ तक मेरी पहचान थी, लड़कों ने अपनी पहचान ढूंढ ली है। तारीख का नया अध्याय उन्होंने शुरू कर दिया है। समय बदलता है, तारीख करवट लेती है, पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दरिया का पानी पहाड़ से फूटकर समुंदर तक जाता है। कोई चीज़ किसी एक की मिल्कियत नहीं होती है। पुल्ला मियाँ का मन अच्छू मियाँ से मशवरा करके और भारी हो उठा। उनकी नई सलाह उन्हें पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि खेत बाग बेच डालो और बच्चों को पैसा बांट दो, या फिर बैंक में अपने नाम से खाता खुलवा लो, वरना कल तुम्हारी ज़मीन का जाने क्या हाल हो। उनका दिल कोई मथ रहा था। तन्हाई का एहसास बढ़ गया था। बाप दादा का खेत बाग बेचने की जिम्मेदारी वो अपने सर क्यों लें? क्यों मिटा दे सारी निशानियां अपने हाथों, जबकि सारी जिंदगियां उसी से बंधी रहे। जिससे बेचना होगा बेचेगा। बुल्लन जैसे आज देख रहा है, मेरे मरने तक वही देखेगा। बात की बात बच्चे जाने। लौटना होगा लौटेंगे, बेचना चाहेंगे बेचेंगे। मैं क्यों गुनाह का भागीदार बनूं? कौन सी बड़ी जायदाद है कि हरदम उसकी फिक्र में घुलूं? अपने से अपने को समझाते वो बस्ती तक आते आते काफ़ी हद तक संभल चुके थे। घर आने से पहले उन्होंने पाव भर कलाकंद खरीदी। दिल में कहीं ये बात चुभ रही थी कि शाम को उनका बर्ताव पुल्लाइन के साथ रूखा था। इलाहाबाद में हिम्मत शाह को किसी बैंक में गार्ड की नौकरी मिल गई थी। उसका सपना ज़हूर कस्साब वाला था। गरीब बनकर नहीं, अमीर बनकर जीना है। इसलिए जब वो महीने भर बाद घर लौटा तो उसे लावारिसों के कब्रिस्तान से नफरत महसूस हुई। भले ही उसका सारा बचपन कब्रों पर उछलते कूदते और सिरहाने चली अगरबत्तियों से खेलते गुजरा था, मगर अब उसे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। रात के खाने के बाद उसने बुल्लन से कहा, भाई ये गांव छोड़ और चल मेरे साथ शहर। अब इस काम में कुछ नहीं रखा है। मतलब यही हमारा काम है? एकाएक कैसे छोड़ दें? छोड़ के जाएंगे कहाँ? दूसरे काम के पीछे? और नहीं तो क्या। वहाँ नकद रुपया है, वर्दी है, हाथ में बंदूक है। यहाँ क्या है? कभी झोला भर अनाज, एक दो लौकी कोढ़ा, पुराना कपड़ा, सदका खैरात का खाना और कभी चंद रुपल्ली। वो तो सब ठीक है हिम्मत, मगर वहाँ भी तू बैंकवा की नौकरी कर रहा है ना। बैंक का मलिकवा तो नहीं बन गया है। दर दर की भटकन से क्या फ़ायदा? फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। जब समझो तब ना। मैंने वहाँ किसी को नहीं बताया कि हम जात के फ़कीर हैं, पेशे से तकियादार हैं, मैं कब्र खोदता हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैंने सबको बताया है कि मैं वाजिद अली शाह का परपोता हूँ, शाही ख़ानदान से हूँ। अंग्रेज़ों के डर से तब गाँव में छुप गए थे, तभी हम पढ़ लिख न सके, पिछड़ गए। वहाँ त्योहार झूठ कोई समझा नहीं। इलाहाबाद वाले निरे गाउदी हैं का? जोर से कहका मार कर हंस पड़ा बुल्लन। क्यों ना यकीन करते? बहादुर शाह जफ़र के रिश्तेदार अगर कलकत्ता में रिक्शा चला सकते हैं, अखबार में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो वाजिद अली शाह का परपोता इलाहाबाद में गार्ड क्यों नहीं बन सकता? एकाएक हिम्मत तैश में आकर खड़ा हो गया। तू जाल फरेब की बातें क्यों करता है रे? उसके क्रोध को देख बुल्लन प्यार से बोला, मुझे नफरत है अपने घर से, अपने पेशे से, अपनी पहचान से। नहीं चाहिए ये गुलामी। क्रोध से तपते स्वर में हिम्मत बोला, तो हर बातें हमारी समझ से बाहर हैं। शायद तू 8 कक्षा पास जो है। पहले घर छोड़ा, फिर रहन सहन कपड़ा लत्ता बदला, फिर अपनी बोली छोड़ी। अब सोच विचार, आखिर भाग कर कहाँ जाइयो हिम्मत? आखिर कहलाओगे तो बुल्लन शाह के बिटुआ। वो सच्चाई अपने से कैसे काट के फेंकियो बाबू? जड़ से काट फेंकूंगा, कहता हुआ हिम्मत तैश में भरकर अंधेरे में आगे बढ़ गया। जामुन के तने से लगा बुल्लन शाह बड़ी देर तक अंधेरे में भाई की काया को तलाश करता फटी आंख लिए खड़ा रहा। उसी भाई के लिए जिसके साथ छोटी कब्रें वो खेल खेल में बनाया करता था। झिंगुर की आवाज़ उसके कानों में झाएं झाएं का बेतुका राग अलाप रही थी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हिम्मत का दिमाग क्यों फिर गया। कोई जादू टोना, दवा तावीज, किसी भूत प्रेत का साया है तो हिम्मत अपनों से क्यों भाग रहा है। कई मौसम आए और चले गए। इस बीच हिम्मत ने कभी गांव की तरफ मुंह न किया। ब्याह भी किसी रंगरेजिन से रचाकर घर गृहस्थी जमा ली। एक दो बार बुल्लन शाह मिलकर आया भी, माँ की बेचैनी बताई, मगर हिम्मत की कसम न टूटी। शबरातन को भी कम चोट नहीं लगी थी। बहू न जात की, न बिरादरी की, न गांव की, न मजहब की थी। सब कुछ सुनकर वो सोचती थी यही बच्चा उसकी कोख से जन्मा था जो सब कुछ नकार बैठा। 6 वर्ष गुजर गए। कुछ दिनों में गांव वाले भी भूल जाएंगे कि बुल्लन शाह के 2 बेटे थे। ठीक उसी तरह जैसे अमजद और फारूक बिसर गए हैं यादों से कि वो पुल्ला मियाँ के बेटे थे। लावारिसों के कब्रिस्तान में जहाँ कब्रों की गिनती बढ़ी थी, वहीं पर रेल की नई पटरी डलने से खूब चहल पहल हो गई। सुना है कुछ दूरी पर स्टेशन बनेगा। सरकार ने पुल्ला मियाँ से जामुन वाला बाग इस काम के लिए बड़े अच्छे दाम में मांगा भी था, मगर पुल्ला मियाँ के मन से नेकी करने का जज्बा ना निकाल पाई और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये कब्रिस्तान है, मैं मजबूर हूँ। फिर भी मजदूरों और आने जाने वालों के लिए एक चाय की झुग्गी वहाँ पड़ गई थी। स्टेशन थोड़ा आगे बढ़कर बनना शुरू हो गया था। पुल्ला और पुल्लाइन बूढ़े हो रहे थे। अब उनका मन यात्रा पर जाने को नहीं बन पाता था। लड़कों को फुर्सत न मिलती। बच्चों की परीक्षाएं, घर की रखवाली, नौकर का न मिलना, बहुत सारे गृहस्थी के झंझट थे। कभी कभी दोनों लड़कों की शक्लें धुंधला जातीं। उन्हें देखे हुए 6-7 साल गुजर गए थे। सुना दोनों के बाल पकने लगे हैं। अभी जो नई मोटर के साथ अमजद ने तस्वीर भेजी है उसमें तो कुछ नज़र नहीं आया, बल्कि पहले से ज़्यादा कड़ियल जवान लगा था। अमेरिका में खुश है, 4 करोड़ का घर खरीदा है। अब उसे कच्ची दीवारें क्या याद आती होंगी। पुल्लाइन आंखों में भर आए आंसू पोंछ लेती। पोते पोतियों को लिपटाने, साथ सुलाने का सुख पाने के लिए तड़पती, मगर फारूक छुट्टियों में भी बच्चों को गांव भेज नहीं पाता था। दूसरों की औलादों को देखकर पुल्लाइन अपने को रोक नहीं पाती थी। बलाए लेती, गोद में बिठाती, सर पर हाथ फेरती और बार बार माथा चूमती थी। यही हाल पुल्ला मियाँ का था। ऊपर से इजहार न करें, मगर दिल चाहता था कि बेटों के कंधों पर हाथ रख कर उठें बैठें, अपनी सोच उनसे साझी करें, भविष्य को लेकर बात करें, पोते पोतियों के नतीजे देखकर उन्हें ऊंच नीच समझाते हुए सलाह दें। ईद, बकरीद, मुहर्रम सब कुछ सूना गुजर जाता। अक्सर लोगों ने तो अब अमजद और फारूक को पूछना ही छोड़ दिया था, जैसे वो भूली कहानी हो। उन दोनों के लिए भी शायद ये गांव, उनका बचपन और माँ बाप भी एक गैर ज़रूरी याद बनकर किसी कोने में छूट गए थे। रेल की नई पटरी का उद्घाटन समारोह था। नया प्लेटफॉर्म खूब सजा था। आज पहली गाड़ी से मुख्यमंत्री उतरने वाले थे। गांव में खुशी की लहर फैली थी। अखबार में खबर छपी थी। पुल्ला मियाँ भी तैयार होकर लावारिस कब्रिस्तान की तरफ गए। उनका भी न्योता था। बहुत दिनों बाद एक सामूहिक खुशी का उत्सव गांव में फैल गया था। लोगों ने अपने बेहतरीन कपड़े पहन ढंग से कंघी की थी। ये उत्सव जैसे पुल्लन मियाँ की दिनचर्या में शामिल हो गया था। लावारिस कब्रिस्तान के पास से झूमती, लहराती, धीमी पड़ती रेलगाड़ी जब गुजर कर आगे प्लेटफॉर्म पर ठहरती तो उन्हें लगता कि वो किसी को लेने आए हैं। एक प्याली चाय पीकर जब वो स्टेशन से लौटते तो उन्हें महसूस होता कि उनके मेहमान आ गए हैं, और सामान उठाए मुसाफिरों के साथ अपने को जाता देखकर उन्हें लगता कि वो सब घर चल रहे हैं उनके यहाँ ठहरने। और फिर एक दिन सचमुच उनके घर कोई आ गया। सुबह से कौआ काएँ काएँ कर रहा था। कई दिनों से तवे पर से रोटी फिसल रही थी। चूल्हा हंस रहा था। चप्पल पर चप्पल सवार हो रही थी। पुल्लाइन भी सोच सोच कर थक जाती कि ये सारे इशारे घर के मेहमान आने के हैं। कहीं अमजद, फारूक फिर खुद सर पर दुहत्तर मारकर कहती, चुप बदबख्त, अनहोनी सोचती है, वो क्यों आने लगे तेरे इस कच्चे मकान में। फारूक एक दिन सचमुच पहुंच गया। अनहोनी घट गई थी। नए प्लेटफॉर्म पर उसे उतारा गया और खामोश चारपाई पर लदा। जब घर के आंगन में पहुंचा तो एकाएक पुल्लाइन को यकीन न आया। कई बार दुपट्टे को मुंह पर डालकर बोली, को है, मुसाफिर है तो ले जाओ बुल्लन के पास लावारिसों के कब्रिस्तान में। फारूक है तोहार वारिस, काहे भेजे तो बीबी लावारिसों के कब्रिस्तान में। शबरातन से न रहा गया तो उन्होंने पुल्लाइन को बुरी तरह झंझोड़ा। अब काहे को आयो भैया, कहती हुई पुल्लाइन बेटे के मुंह से चादर हटाकर सीने पर दुहत्तर मारकर बोली।
पुल्ला मियाँ के हाथ पर इस तरह काँप रहे थे जैसे अंदर कोई तूफान उमड़ रहा हो। बुल्लन शाह कब्र खोदने में लग गया था। फारूक जैसे जवान मर्द के लिए कब्र कुछ ज़्यादा बड़ी और चौड़ी खोदनी थी। फावड़ा कुदाल चल नहीं रहे थे। पूरा गांव पुल्ला मियाँ की ड्योढ़ी पर जमा था। सूना चौखट कब से इस भीड़ भाड़ के इंतज़ार में था, मगर इस तरह नहीं। पुल्ला मियाँ सोच रहे थे कि बेटे को सीने से लगाएं तो कैसे, माथा चूमें तो कैसे। जिंदा मुर्दे का फ़र्क, पाक नापाक की खाई फिर शहर की दूरियों की तरह बीच खड़ी थी। जमीन कैसा बुलाती है अपनों को। ऐसा शानदार जनाजा काहू का नहीं उठा आज तक। नेक सीरत रहा तभी इतने पारे पढ़े गए। पुल्ला पुल्लाइन भीड़ भाड़ लोगों के पुरसे दिलासे के बीच बौखलाए कभी रोते कभी चुप बैठ जाते थे। धीरे धीरे सेवम 10वां 20वां 40वां गुजर गया। मजलिस फतेहा की भीड़ छटते छटाते 2 जनों पर टिक गई। बहू पोते पोती भी लौट गए थे। क्या करे पुल्ला पुल्लाइन, फिर वही तन्हाई, वही इंतज़ार। बैठे बिठाए एक नया सिलसिला शुरू हो गया। एक दूसरे को सहारा देते रोज़ फातिहा पढ़ते दोनों कब्रिस्तान पहुंच जाते। कुछ देर कब्रों के बीच में बैठे रहते, अगरबत्ती सुलगाते। पेड़ों की सूखी पत्ती और तिनके जो हवा उड़ा कर लाती उन्हें कब्र पर से साफ करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्र पर हाथ फेरते। उनको इस तरह बेहाल बैठा देखकर बुल्लन शाह अक्सर ठिठक जाता। उसको इस ख्याल से उलझन लगने लगती कि जो गया है वो एक दिन लौटेगा। शबरातन भी सिहर कर दिल ही दिल में दुआ मांगती कि हिम्मत शाह कभी घर ना लौटे। घर में डोलते, गली पार करते हड्डी के इन ढांचों को देखकर सारा गांव मान बैठा कि बेटे की तरह हार्ट अटैक में दोनों किसी दिन चल बसेंगे। मगर दिन क्या, साल गुजरने के साथ सबको ऐसा महसूस होने लगा जैसे डूबते डूबते वे संभल गए हों। कोई समझ नहीं पाया था कि दोनों कौन सा जज्बा जी रहे हैं। शायद उन्हें खुद भी पता ना हो कि कब्र की शक्ल में उनका बेटा उनके पास लौट आया है, जिससे वो रोज़ मिलने जाते, उसकी बातें करते हैं, फिर कल मिलने की तैयारी में घर लौटते हैं और झोले में नई अगरबत्तियां और शमा डालते हैं। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी विरासत। कल फिर मिलेंगे उनकी दूसरी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, सेहतमंद रहें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।